नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त सीधी बात का है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज का मुद्दा बेहद अहम है क्योंकि आज का मुद्दा जनता के हित से जुड़ा हुआ है। आज का मुद्दा देश की संसद से जुड़ा हुआ है। आज का मुद्दा लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी विपक्ष का जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। हंगामा करना, विरोध करना, अपनी बात रखना जायज बात है, लेकिन ये कैसी जायज बात है जिसके जरिए संसद की कार्यवाही को सही तरीके से चलने ही नहीं दिया जा रहा है। अगर आप किसी मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं, सरकार से जवाब चाहते हैं, तो संसद की जब कार्यवाही चलेगी तभी तो जवाब मिल पाएगा, नहीं तो ऐसे ही टकराव होता रहेगा और हो हल्ला होता रहेगा। एसआईआर का मुद्दा देश भर में इस वक्त गूंज रहा है और इसकी गूंज सड़कों से, राज्यों से निकलकर देश की संसद तक पहुंच चुकी है। बयानबाजी का दौर जारी है। क्या कुछ नेताओं की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, पहले वो सुनिए। देखिए, हर बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग जिस एजेंडे को लेकर चलते हैं, सत्ता पक्ष से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो लोग उसको उस समय टालते रहते हैं। टालते डेज बर्बाद करते रहते हैं। लोग कहते हैं कि विपक्ष हाउस नहीं चलने दे रहा है। एक्चुअल जो देखा जाता है कि सत्ता पक्ष ही नहीं चाहती कि हाउस चले। अगर ऐसा होता तो बाद में तो वो मान जाती है, लेकिन शुरू में दिन बर्बाद होते रहते हैं। ये पूरे देश का नुकसान है। आप क्यों नहीं उस पर बात करना चाहते हैं? आपकी जनता चाहती है कि आप उस पर डिस्कशन तो करें, उसके बाद जो करना है वो तो आप करेंगे ही। हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके, चुनाव आयोग को प्रभावित करके, चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का कार्य कर रही है। शाम दाम दंड भेद, यंत्र मंत्र तंत्र, भ्रष्टाचार से अर्जित काले धन का चुनाव में पूरी तरीके से दुरुपयोग या मैनेजमेंट जिसको भाजपा कहती है, मैनेजमेंट शब्द भाजपा की शब्दावली में, ये सारी चीज चल रही है पूरे देश में। निष्पक्ष चुनाव, समान अवसर, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही। अभी हमने बहुत बार बताया कि वो बादल अधिवेशन में भी ऐसे किए। ट्रेजरी बेंच वाले, बीजेपी वाले एसआईआर पर चर्चा के लिए हम सब अपोजिशन पार्टी यूनाइटेड थे, लेकिन वो चर्चा नहीं किया। 5 weeks have been passed in the बादल अधिवेशन. Now also that is going to be happened. काल और आज बार बार वो बोल रहे हैं कि हाँ हम चर्चा करेंगे, नहीं चर्चा नहीं। तो उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु से बाहर निकलकर एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा अब देश की संसद तक पहुंच चुका है और संसद की कार्यवाही को चलने नहीं दे रहा है। हंगामे की भेंट सदन की कार्यवाही नजर आ रही है। ऐसे में यह आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर संसद की एक दिन की कार्यवाही का खर्च कितना आता है, क्योंकि ये जो खर्च है ना, वो आपके, हमारी जेब से जाता है, यानी कि जनता के पैसों से जाता है। जनता जो टैक्स दे रही है, उस टैक्स से सदन की कार्यवाही चलती है और सदन की कार्यवाही का खर्च कितना आता है वो भी हम आपको बता दें कि 1 मिनट की कार्यवाही का खर्च कितना आता है, 1 दिन की कार्यवाही का खर्च कितना आता है। और ऐसे में ये जनता की मोटी गाढ़ी कमाई जो संसद के लिए चल रही है, ताकि वहां पर जनता के मुद्दे डिस्कस किए जा सके, बिल पास हो सके जो जनहित के लिए हो, देश हित के लिए हो, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करे, वो सब हवाई हो रहे हैं। ऐसे में ये जान लीजिए कि 1 मिनट का खर्च कितना आता है, करीब 2.5 लाख रुपए अनुमानित खर्च 1 मिनट की कार्यवाही का। आपको बताते हैं 2.5 लाख रुपए ऐसे ही पानी में चले जाते हैं। 1 घंटे की कार्यवाही का खर्च लगभग 1.5 करोड़ रुपए आता है। ये जनता की कमाई है जो सदन की कार्यवाही के लिए लगती है। 1 मिनट की कार्यवाही 2.5 लाख रुपए में लगभग, और 1 घंटे की 1.5 करोड़ में, और पूरे दिन की कार्यवाही का खर्च का अनुमान 9 करोड़ रुपए लगता है। सोच रहे हैं कितनी मोटी रकम है एक आम आदमी के लिए। सांसदों पर अलग से खर्च होता है, यात्रा भत्ता, आवास, कार्यालय भत्ता शामिल, ये सारी चीजें शामिल हैं जो कि सांसदों के लिए खर्च होती हैं। संसद को चलाने का खर्च भारत सरकार के वार्षिक बजट से आता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन से ऐसे सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होगी सीधी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, वो सुलगते सवाल भी अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, संसद में कौन कर रहा है ड्रामा? क्योंकि प्रधानमंत्री ये कहते हैं ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए।
पर जब आप ये कहते हैं कि ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, तो कौन ड्रामा कर रहा है जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही चल नहीं पा रही है? ये पहला और गंभीर सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि जब ये ड्रामेबाजी खत्म होगी तभी सदन की कार्यवाही चल पाएगी। जनता के बिल और योजनाएं अगर रुकती हैं तो कौन इसके पीछे जिम्मेदार होगा? क्योंकि सदन जनता के हित की बात करने के लिए है, बिल्स पर चर्चा करने के लिए है, योजनाओं पर चर्चा करने के लिए है, जनता के हित के मुद्दे उठाने के लिए है, फैसले लेने के लिए है। और अगर एसआईआर भी जनता के हित का मुद्दा है तो इसको सदन के अंदर उठाया जाना चाहिए। क्या सदन में वोट चोर, गड्डी चोर के नारे लोकतंत्र की हार नहीं? क्या ये अपमान नहीं कि सदन में कार्यवाही नहीं चल पा रही है और वोट चोर, गड्डी चोर, ये सब नारेबाजी लग रहे हैं? जो लड़ाई है वो वोट चोर बनाम गड्डी चोर की हो गई है। आप अपनी बात रखिए, और बात रखने का समय भी दिया जाता है, लेकिन हो हल्ला हो रहा है। क्या सरकार संवाद की पहल कर रही है या सिर्फ विपक्ष को दोष दे रही है? सरकार से भी सवाल यहाँ पर पूछा जाना चाहिए। आप संवाद के लिए क्या कदम आगे से उठा रहे हैं, या फिर आप सिर्फ दोष मढ़ते हैं कि विपक्ष को कह देते हैं ड्रामा हो रहा है, आप विपक्ष को कह देते हैं कि इनका काम तो हंगामा करना ही है? आपकी जवाबदेही भी तो उतनी ही बनती है। पांचवा सवाल, एसआईआर पर विपक्ष का विरोध जायज तो सदन ठप कर जनता का काम आखिर क्यों रुक रहा है? विरोध अगर जायज है तो विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन विरोध के तरीके पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे जनता का काम रुक रहा है। जनता के हित की जो बात होनी चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। 2 दिन से हंगामा, तो देश के मुद्दों पर कब होगी चर्चा? ये छठवां सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि आज दूसरा दिन है, लगातार हंगामा हो रहा है, और इस हंगामे के बीच सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर चर्चा कब होगी और कब सही तरीके से कामकाज चल पाएगा। ऐसे में हमारे साथ कई खास मेहमान जिनके साथ करेंगे आज हम चर्चा, और चर्चा करने के लिए हम आपको परिचय के कर उन मेहमानों का करा देते हैं आपसे। राघवेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मोहिंद्र प्रकाश हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, पंकज पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह चौहान जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और मोहिंद्र प्रकाश जी हैं, अशोक तिवारी जी हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से। आप तीनों को मैं मुख्य धारा में चर्चा के लिए लाना चाहूंगी, और फिर एनालिसिस करेंगे हम पंकज पांडे जी के साथ। और मोहिंद्र प्रकाश जी, चलिए आज शुरुआत आप ही के साथ करते हैं, क्योंकि लगातार हंगामा हो रहा है, लगातार हल्ला हो रहा है, मकर द्वार पर प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। एसआईआर का मुद्दा संसद के भीतर उठाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये गंभीर मुद्दा है और इस पर बात होनी चाहिए, तो बात सदन के बाहर थोड़ी होगी, सदन के तो अंदर होगी ना। हाँ, नमस्कार मैडम जी मोनिका जी, नमस्कार जी, आपको भी नमस्ते। हाँ, देखिए मैडम, एक छोटी सी बात समझिए। आप तो मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी, मेरे नहीं साथ नहीं ही नहीं जो पैनल में नहीं, बैठे ये हैं। नहीं है, आप ही पढ़े लिखे हैं ज्यादा, आप सम्मानित हैं, आप हाँ, तो शर्मिंदा इसमें कर रहे हैं। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में संवाद एक बहुत बड़ी चीज है। अगर मोदी जी का गुजारा हो या उनका बस चले तो वो कोर्ट के अंदर भी एक तरफा फैसले देने शुरू कर दें कि सरकार के वकील को सुन लिया और फैसला सुना दीजिए। ऐसे ही संसद में हो रहा है। भाई आप ये बताइए मुझे, अगर आपको टीएन शेषन का जमाना याद हो, टीएन शेषन ने अपने इलेक्शन ऑफिस की इस तरह से सख्तियत रखी थी कि पेंशन के पेपर या पेंशन रिलीज करने से पहले भी उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ और उसने एक कानून बनाया था कि 3 महीने पहले कोई भी योजना लागू करी जा सकती है। 3 महीने के इलेक्शन के 3 महीने के दौरान पहले आप कोई लागू नहीं कर पाएंगे, कोई चीज अनाउंस नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज मैं जो कहना चाहता हूं कि बिहार में जो अभी इलेक्शन हुआ, इसमें मुझे पता लगा है बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें 100 वोट से भी कम में फैसला हुआ है, और 90% का स्ट्राइकिंग रेट हिंदुस्तान के इतिहास में कभी हुआ नहीं। अब बात आ गई सर पे। अब सर जो है वो इलेक्शन ऑफिस की मर्जी है, जैसे मर्जी करे। जितने भी आपके बीएलओज हैं, इनकी डेथ हो रही है, वो काम इतने कम समय में 3 महीने का काम 1 महीने में समेटने के लिए कहा जाएगा, तो वो बेचारे क्या करेंगे? किसी की शादी में जाना है, किसी की खुद की शादी है, किसी के घर में बीमारी है, हर एक की लिमिटेशन है काम करने की। 1 महीने में कैसे कंप्लीट कर दे? उस पर कोई जवाब नहीं। अब जब सर पे चर्चा होगी पार्लियामेंट में, तो ये बात भी आएगी कि जब 10,000 रुपया अनाउंस किया गया, वो इलेक्शन की प्रोसेस जब चल रही थी, वोट डल रही थी,
मेरे को एक किसी बंदे ने दिखाया, जब वोट डालने जा रहा था हाँ। तो एक महिला जा रही थी, उसके मोबाइल पे ओटीपी और उसके पास मैसेज आया कि 10,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए। भाई सर क्या है बिहार ये से देश है? बाहर लोग कब निकलेगा विपक्ष? आप किस बात की बात कर रहे हैं? हम विपक्ष नहीं है, बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। हम सत्ता में रहे हैं, और सत्ता और विपक्ष ये दोनों मिलकर पार्लियामेंट बनती है। सर क्या ये बात तो कर हमने रहे हैं? हम आपको कहा ही पाकिस्तानी नहीं है कि क्या? दोनों मिलकर पार्लियामेंट नहीं बनती है, लेकिन अगर आप विपक्ष की नहीं। भूमिका निभा रहे हैं, अभी आप सरकार, आप सत्ता हाँ, में निभा रहे रहे हैं, हैं। आप सत्ता में रहे हैं, सबसे बड़ी ऐतिहासिक पार्टी आप ही हैं, कांग्रेस से बड़ी ऐतिहासिक पार्टी कोई नहीं है, ठीक है? आप फिर? इतिहास का हिस्सा रहे हैं, आप सत्ता में रहे हैं, उस बात को मैं मना नहीं कर रही हूं, लेकिन अभी आप विपक्ष कल में फिर सत्ता विपक्ष में की होंगे। भूमिका निभा रहे हैं। जनता के मुद्दों को जिस तरीके से सरकार का काम है सदन में रखना, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि उसे सदन के भीतर रखा जाए। लेकिन मैं ये कह रही हूं आपको कि अगर इस तरीके से तख्तियां लेकर नारेबाजी की जाएगी संसद में, मकर द्वार के बाहर, वहां पर हल्ला किया जाएगा, तो आपको ये नहीं लगता वहां पर खड़े होकर तख्तियां लेकर हल्ला करने से बेहतर है कि सदन के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा हो, सरकार के साथ चर्चा हो, या फिर आप अपनी बात सदन के भीतर रखें? मकर द्वार पर तख्तियां लेकर खड़े होकर हल्ला करने से थोड़ी होगा ना सर। आपको क्या लगता है सरकार वहां आपके पास क्या आएगी, बात है जवाब मोनिका देगी? जी? अरे मोनिका जी, आप ये बताइए, जो चर्चा के लिए हाँ कर रहे हैं, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट को चलाना। हाँ। विपक्ष जब कह रहा है कि सर के ऊपर आकर बातचीत करी जाए, चर्चा करी जाए, तो आप चर्चा कौन नहीं करा रहा? चर्चा से कौन भाग रहा है? अब कमाल करती हैं आप। आपका हमको कहना है जब कि चर्चा सरकार के लिए चर्चा मना से किया भाग रही है, जाएगा, ठीक है? आपकी बात का जवाब राघवेंद्र जी देंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार चर्चा से भाग रही है, आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन चर्चा नहीं हो रही है। राघवेंद्र जी, सीधा आरोप, और संसद में इस तरीके से हंगामे की भेंट अगर सदन चढ़ता रहेगा, तो आपको नहीं लगता कि जनता की गाड़ी कमाई भी वेस्ट हो रही है? अगर एसआईआर पर विपक्ष की मांग है कि चर्चा हो, विपक्ष मुद्दा रख रहा है, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? विपक्ष को जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? आपकी जवाबदेही बनती है कि आप आंसर करें, ताकि विपक्ष को तख्तियां लेकर मकर द्वार पर खड़ा ना होना पड़े। जी मोनिका बहन, आपको भी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार जी। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा ये ऐतिहासिक पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी का इति हो चुका है और वो हाशिए पर जा चुकी, इसीलिए वो ऐतिहासिक पार्टी। कांग्रेस अपनी जग हसाई शुरू से करती रही है और वही इनके प्रवक्ता और इनके नेता कर रहे हैं। अभी अर्जुन मेघवाल जी ने कहा कि 9-10 तारीख को इस पर चर्चा हो। अब देखिए, नहीं साहब, मुझको अभी चर्चा करनी, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, ये भी कहते हैं, लेकिन हंगामा खड़ा करना ही इनका मकसद है। ये भी इनके अंदर जो घुसा हुआ है कि हम हंगामा खड़ा करके, हवा बना करके, एसआईआर का डर पैदा करके इस तरीके से जनता को डराने का काम करेंगे, और जनता जब डरेगी तो जनता डर के क्या कर रही है ये इनको मालूम हो चुका है। जनता अब डरने वाली नहीं, जनता जनार्दन है। जनता आपको अगर वोट देती है तो आपकी कुर्सी खींचने का भी स्वाभिमान रखती है, और जनता के लोगों ने ये बता दिया पिछले चुनाव में। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी बात कही कि भाई और नारे लगाइए। नारे लगाने का आपने प्रतिफल देख लिया। अभी आपने कहा मोनिका बहन कि आप लोग बिहार से ऊपर ये बिहार ही जबते हार का फिर मुंह देखेंगे। इनकी ये नियति बन गई है, ये इसी नियति से काम करते हैं। अभी आपने कहा सत्ता मद में देखा आपने कितने डूबे हुए हैं। कह रहे हैं आप हमको विपक्ष की पार्टी कह रहे हैं, नहीं, हम तो सत्ता में, अरे भाई सत्ता के मद में ही डूबे थे आप, तभी जनता ने आपको ऐतिहासिक कर दिया और हाशिए पर आपको कर दिया। अभी भी आपको समझ नहीं आ रही है, आप जनता की बात करना नहीं चाहते, आप जनता के कभी भले की बात नहीं कर सकते। ये जनता भली बात जानती है। एसआईआर की बात जब आती है तो एसआईआर में आप खामियां ढूंढने लगते हैं। एसआईआर को भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही, एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है, और इसके पहले भी एसआईआर हुआ है, होते रहे हैं।
इसमें कोई खामी है? लेकिन राघवेंद्र जी, आप कह रहे हैं इससे पहले भी एसआईआर होते रहे हैं और एसआईआर होते रहे हैं, ये हम भी जानते हैं और विपक्ष भी कह रहा है कि एसआईआर तो होते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका मुद्दा एसआईआर सिर्फ एसआईआर नहीं है, उनका मुद्दा टाइमलाइन को लेकर है, क्योंकि मौतों के आंकड़े सामने आए और यही एक बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, विपक्षी जो पार्टियां हैं वो टाइमलाइन का मुद्दा उठा रही हैं। एसआईआर पर सियासत अगर हो रही है या एसआईआर को लेकर अगर हंगामा हो रहा है तो वो टाइमलाइन को लेकर हंगामा हो रहा है, यही एक बड़ी वजह है कि चर्चा की मांग हो रही है। आपके टाइमलाइन की बात, टाइम को भी आगे बढ़ाया गया, सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं और सबके साथ सहूलियत का कार्य भी किया जा रहा है। अब रही बात, फिर मैं वही बात कहूंगा कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, ये भी कहते हैं, लेकिन हंगामा खड़ा करना ही हमारा मकसद है, ये भी इनके अंतरात्मा में। यानी कि हंगामा करने के लिए हंगामा खड़ा किया जा रहा है, जो आपका कहना है। अशोक तिवारी जी, हाँ अशोक तिवारी जी, राघवेंद्र जी साफ कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है कि हंगामा खड़ा करने के लिए हंगामा खड़ा करना है, यानी कि हर मुद्दे पर सियासत करनी है और एसआईआर का मुद्दा ये भी एक सियासी मुद्दा इसे बनाया जा रहा है। और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि 9-10 तारीख को चर्चा होगी, जो राघवेंद्र जी ने अभी बताया कि मेघवाल जी की तरफ से क्लियर किया गया है, लेकिन फिर भी विपक्ष हल्ला कर रहा है, क्यों भाई? देखिए मैडम, विपक्ष का एक सम्मान होता है और वो सम्मान कायम है। 2024 में एन के इन प्रकार मोदी जी की सरकार बनाया है, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में हमें इनको भारी भरकम तरीके से हराया। हमारी 37 सीटें अकेले दम पर आई हैं, 43 सीटें इंडिया ब्लॉक में आई। अब पहले जैसा विपक्ष नहीं है, एक मजबूत विपक्ष आपके सामने है। आप विपक्ष को हल्के में लेंगे, इधर उधर की बात जुमलों से आप टिटा लेंगे, जनता भी देख रही, जिसने हमको वोट दिया है, मतदान किया जिसने, 37 सीटें जिसने दी हैं, वो और सारा उत्तर प्रदेश, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश हमारे साथ खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की इमेज जो है राष्ट्रीय स्तर पर है। राष्ट्रीय स्तर पर जो युवा है, जो बेरोजगार है, जो आज परेशान है, वक्त का मारा हुआ है, आरक्षण का हक नहीं पा रहा है, सरकारी नौकरियां गायब कर दी गई हैं, अगर देश के नेता मैं चुप हो जाऊं, राघवेंद्र जी आपको मौका दिया जाएगा, राघवेंद्र जी फिर से मौका दिया जाएगा। आप अगर उनकी बात का जवाब देना चाहते हो तो आपको मौका दिया जाएगा, पर पहले सुन लीजिए, उन्होंने भी बीच में नहीं बोला। ठीक है, बोलिए। कोई यहाँ के मालिक है क्या? नहीं अशोक जी, ठीक है, ऐसे ये सब मत बोलिए, मैंने उनको चुप करा दिया तुरंत। जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती हर चीज पर लड़ा जाए। बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैं शांति पूर्वक बात रख रहा हूँ, मैं शालीन व्यक्ति हूँ और राघवेंद्र जी भी शालीनता का परिचय दें। जी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जनता हमारे साथ है, आप बौखला क्यों रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आप बुरी हार रहे हैं। आज 37 सीटें हमारे पास है, आपकी सीटें घट गई हैं वहां पर। आज जनता गंभीरता से हमारी बातों को सुन रही है, समझ रही है। अगर हमें मौका नहीं देते इस संबंध में, ये चर्चा नहीं कराते हैं हमारी बातों पर, हमारी बातों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, हल्के में उड़ाते हैं, ड्रामा करने की बात कहते हैं, तो जनता भी तो देख रही है ना। जनता फैसला करेगी इस चीज का, कौन क्या कर रहा है। आज सवाल आ रहा है कि ये पैसा खर्च हो रहा है, पार्लियामेंट में पैसा बेकार जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है? सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सदन को चलाए। आज विपक्ष अगर कोई मांग करता है उसकी बात को माने, चर्चा करे। आखिर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? क्या कारण, क्या कमी है? चर्चा से तो वो नहीं भाग रहे ना, बेरोज की मौत हो गई है मैम। तो चर्चा से कहाँ भाग रहे? उन्होंने कहा कि जब 9-10 तारीख तय की गई है कि एसआईआर पर चर्चा होगी, तो फिर उससे पहले क्यों हल्ला हो रहा है? हम कह रहे हैं 9-10 क्या होता है? 9-10 क्या होता है? अरे सर, एक शेड्यूल होता है ना, स्कूल में भी तो पेपर का एक शेड्यूल होता है। जिस दिन मैथ्स का पेपर होता है उस दिन मैथ्स का ही पेपर होता है, उस दिन हिंदी का पेपर देने थोड़ी आ जाते हैं। अरे हम विपक्ष में क्या हम समझ रहे क्या? सर आपकी बातों को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है, सरकार की तरफ से क्लियर भी किया गया। मैंने आपकी बात भी पूरी रखी, राघवेंद्र जी ने अभी क्लियर किया कि 9-10 तारीख को चर्चा होगी। अरे मैडम आप बारी सुन नहीं है, आप नहीं जान पाएंगी। ड्रामा कहा जा रहा है, मोदी जी ड्रामा कह रहे हैं विपक्ष को, हल्के में ले रहे हैं विपक्ष को। ये भारी पड़ेगा। आज समाजवादी पार्टी पूरी ताकत में है आज प्रदेश में,
यूपी तो ये तो आप ही के पक्ष की बात हुई ना सर, क्यों इस पे चिंता कर रहे हैं? हल्के में नहीं, मुझे ऐसा लगता है अशोक जी सुनिए, अशोक जी एक नॉर्मल फॉर्मूला बताती हूँ, एक सेकंड बस सुनिएगा, ठीक है, एक सेकंड सुनिएगा, एक नॉर्मल फॉर्मूला बताती हूँ। आप ये कह रहे हैं विपक्ष आपको ड्रामा कह रहा है, जनता इनको जवाब देगी, ठीक है, सरकार विपक्ष को कह रही है ड्रामा कह रही है, तो कहने दीजिए ना, जनता फैसला करेगी, जनता तय करेगी। अगर आप अपने मुद्दों पर सच्चे हैं, आप अगर अपने मुद्दों पर ठीक है, तो कोई कुछ भी कहता रहे, आप ही ठीक रहेंगे। अगर जनता, आज की जनता समझदार है, वो फर्क करना जानती है, कौन ड्रामा कर रहा है, कौन डिलीवरी कर रहा है। अगर आप जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, तो जनता समझ रही है कि हाँ आप उनके फायदे की बात कर रहे हैं। तो वही हम कह रहे हैं, वही कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हम जो बेरोज की मौत हो रही है, इतने बेरोज मर गए, क्या एक बेरोज की जान की कीमत नहीं है क्या? ठीक है, इतना कम टाइम दिया, 1 मिनट टाइम अब दिया ये बताइए, अब इस पे ठीक है, अब ये बताइए टाइम में क्या होता है? ठीक है अशोक जी, अब ये बताइए 9 और 10 तारीख को एसआईआर के मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी, जो राघवेंद्र सिंह चौहान जी ने अभी हम बताया। मजबूर हैं क्या उनके कहने पर? हम उनके कहने के लिए मजबूर हैं क्या? हम ताकतवर विपक्ष हैं, हमारी बात सुननी पड़ेगी। मैंने आपकी ताकत को चुनौती दी नहीं है ना, मैं कह रही हूँ कि आप कमजोर हैं। मैंने तो महेंद्र जी को भी कहा कि आप बहुत ताकतवर हैं, आप ऐतिहासिक पार्टी हैं जी, मैंने तो उनको भी कहा। तो हमारी बात मान आप खुद उत्तर प्रदेश चलाए हैं, आप जानते हैं आप बहुत ताकतवर हैं, मैंने उस चीज के लिए नहीं कहा। मैं ये कह रही हूँ एक शेड्यूल होता है सर हर चीज का, मना तो आपने नोटिस दिया, आपने नोटिस दिया कि चर्चा होनी चाहिए सर, आपने नहीं सर, फिर तो ये वही वाली बात हो गई कि विरोध के लिए विरोध हो रहा है। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर ये वही वाली बात आ जाएगी कि विरोध के लिए विरोध हो रहा है, हंगामा करना है इसीलिए हंगामा हो रहा है। नहीं नहीं, ये गलत है अशोक जी, बिल्कुल गलत है। नहीं, आप कुछ भी कह लीजिए, अगर एक शेड्यूल आ रहा है, चलिए पंकज जी से ही पूछ लेते हैं, पंकज जी से ही पूछ लेते हैं। पंकज जी, मैथ के पेपर वाले दिन मैथ का ही तो पेपर देंगे। अगर तारीख एक शेड्यूल की आई है कि भाई इस दिन मैथ का पेपर देना है, उस दिन हिंदी का पेपर के लिए आप थोड़ी डिमांड कर देंगे कि नहीं आज मैथ का पेपर नहीं होना चाहिए, आज हिंदी का पेपर होना चाहिए। अगर एक तारीख तय कर दी गई है तो उससे पहले हल्ला करने की क्या जरूरत है, प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? ओवर टू यू पंकज पांडे जी। जी देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, भारत का इस समय पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रहा है और बिहार के चुनाव में जनता, अशोक जी लौटूंगी आपके पास और आपको बात रखने का मौका दिया जाएगा। बिहार के चुनाव में जनता ने बता भी दिया है कि विपक्ष अपनी बातें जनता तक पहुंचा नहीं पा रहा है। जहां तक एसआईआर की बात है तो बिहार चुनाव के दौरान एसआईआर पर इतनी चर्चा गई है, इस प्रकार से चर्चा की गई है कि जनता की समझ में अच्छी तरह से बात आ गई है कि एसआईआर है क्या वास्तव में। अब तो शेड्यूल पे देखिए, जहां तक शेड्यूल की बात है तो संसद के कुछ नियम होते हैं, कुछ नियमों के तहत संसद में काम होता है। और अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि वो अब पहली चीज तो वो अपने आप को विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, और समस्या मुझे लगता है यहीं पर है कि अब आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष की तरह एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह करना चाहिए और सत्ता पक्ष वाले उससे बाहर आना चाहिए आवरण से, पहली बात। दूसरी बात, सत्ता पक्ष में आप लंबे समय तक रहें, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से कार्रवाई होती है, किस तरह से नियम होते हैं, किस तरह से नियमों का पालन किया जाता है। तो जिम्मेदारी आपकी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है कि अगर संसद की कार्रवाई का कोई एजेंडा क्या है तो उस एजेंडे के अनुसार ही काम होगा, आप भी जानते हैं और ये बात अब जनता भी जानती है। इतने प्रकार से जनता जागरूक हो रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक हो रही है, टीवी चैनल्स के माध्यम से जागरूक हो रही है, तमाम ऑनलाइन रिसोर्सेज है जिनके माध्यम से जागरूक हो रही है। तो मोदी जी ने जो चीज कही कि ये ड्रामा जो किया जा रहा है, ड्रामा वाली बात जो उन्होंने कही वो अनायास नहीं कही, सायास कही। संसद में किसी जीव जंतु को लेकर पहुंच जाना और उसके बाद सम्मानित संसद सदस्यों की तुलना उनके साथ करना ये अनुचित है, हास्यास्पद है। और मुझे लगता है कि अब जनता को ये सब सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, इसमें जनता को आनंद नहीं आता। तो अब इन चीजों से विपक्ष को आगे निकलना चाहिए, इन सब चीजों से विपक्ष को आगे निकलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और पंकज पांडे जी मैं कंटिन्यू करूंगी आपके पास, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन महेंद्र जी सिर्फ 40 सेकंड्स, नॉट मोर देन दैट, फटाफट से आंसर दीजिए जो बोलना चाहते हैं, सिर्फ 40 सेकंड्स।
सर इतने में ही 40 सेकंड्स निकाल देंगे? चलिए मैं आके जवाब लेती हूँ आपसे। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बात यहाँ पर जनता की है, बात यहाँ पर जनता के मुद्दों की है, बात लोकतंत्र की है, जिसके बारे में करेंगे हम सीधी बात इस ब्रेक के बाद। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं जनता के मुद्दों की और बात कर रहे हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज दूसरा दिन है, लेकिन दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब जब जिस तरीके से विपक्ष ने नारेबाजी की, जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया, उसके बाद ओम बिरला मीटिंग बुलाते हैं दोनों पक्षों के नेताओं की, और उसके बाद ये तय होता है कि कल से सदन बिना हंगामे के चलेगा। तो क्या वाकई में अब जो मीटिंग में तय हुआ है वो मुमकिन हो पाएगा? क्या जब संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन कल हम देखेंगे, जो कल आगे आने वाला दिन होगा, उस दिन हंगामा नहीं होगा, सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए सब अपनी बात रखेंगे? क्या ये मुमकिन हो पाएगा, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले जब हम बात कर रहे हैं संसद की कार्यवाही की और एसआईआर के मुद्दे की, जिस पर गतिरोध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंकज पांडे जी से ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे और मोहिंद्र प्रकाश जी उनकी बात का जवाब देना चाह रहे थे। जी मोहिंद्र प्रकाश जी, चलिए आप ही के साथ शुरुआत फिर से करेंगे, जवाब दीजिए जो पंकज पांडे जी ने कहा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ मैडम, मैं 2-3 छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। आपको याद हो राजीव गांधी जी का टाइम जब बोफोर्स का हंगामा मचा, और मनमोहन सिंह जी का टाइम जब 2G का हंगामा मचा, ये विपक्ष ने जो हंगामा किया, अरुण जेटली जी और सुषमा हमारी अब मरहूम है दोनों, उन दोनों ने क्या जवाब दिया था? पंकज पांडे जी थोड़ा याद कीजिएगा, मेरे वरिष्ठ साथी हैं यहाँ राजनीतिक में। उन्होंने कहा था हल्ला मचाना और संसद को रोकना भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। तो आज आप अरुण जेटली जी की और सुषमा जी की बातों को भूल गए? अच्छा खैर, मैं आपको इस चीज में माफी देता हूं, क्योंकि कभी कभी चैनल पर आकर के आपकी मजबूरी है हमारा साथ ना देने की और सच को ना बोलने की। खैर मोनिका जी, एक छोटी सी बात समझिए, जब पार्लियामेंट के सेशन शुरू होते हैं, दोनों पार्टियां, सत्ता विपक्ष दोनों पक्ष मिलकर के सेटल करते हैं क्या क्या बिल आएंगे, किस किस को क्या क्या टाइम दिया जाएगा, सारी की सारी व्यवस्था सेट कर ली जाती है। ये प्रधानमंत्री की नौटंकी है कि वो कहीं ना कहीं छेड़ने का प्लान रखते हैं। अब आपको मैं बताऊं, ये सर जो है, इस सर के ऊपर जब बहस से क्यों भाग रही है बीजेपी, उसका मेन कारण है इलेक्शन ऑफिस की प्रोसेस को सभी जानते हैं कि किस तरह से की जाती है। इस एसआईआर को कराने की प्रक्रिया भी निश्चित है, लेकिन साथ साथ जब पार्लियामेंट में बहस होती है तो सीमित नहीं रहती। ये जो प्रोसेस हुई है इलेक्शन ऑफिस की, कि 10,000 करोड़ 10,000 रुपया जो दिया गया, और मैं आपको बताऊं ये सारा का सारा इलीगल निकलेगा जब पार्लियामेंट में बहस होगी। और पार्लियामेंट में जब बहस होगी तो किसी को आप रोक नहीं सकते बोलने से लिए कि आप क्या बोलना चाहेंगे क्या नहीं चाहेंगे, तब तो बहस पूरी होगी। नेता विपक्ष जब बोलेगा या पक्ष जब बोलेगा तो अपनी बात को पूरा रखेगा ना, तो वहां सारी कलई खुल जाएगी। इस चीज को निश्चित करने के लिए इन्होंने सर के ऊपर हंगामा किया। फिर ये अपनी शर्तें लगाने लगे कि साहब 3 घंटे 4 घंटे इतने घंटे भी। अरे भाई, जब बहस होनी है तो होनी है ना। पर सर अब तो क्लियर है ना, 9 तारीख को 10 घंटे के लिए एसआईआर पर चर्चा होगी। अब तो मेरे ख्याल से हंगामा नहीं होना चाहिए, अब तो कोई बात नहीं उठनी चाहिए, अब तो शांति बनाए रखनी चाहिए। मैडम, मैं मोनिका जी मैं बता रहा हूँ, ये चीज पहले दिन भी की जा सकती थी और ये पहले दिन हो गई थी। ये पहले दिन हो गई थी जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले मीटिंग हुई थी, सब शांतिपूर्वक निकल के आए थे। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ आपको, मैं ईमानदारी से कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते अपनी आंखों से देखी हुई घटना आपको बता रहा हूँ। अभी दिल्ली में बाई इलेक्शन थे, द्वारका बी का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं पोलिंग बूथ पर बैठा हूँ, वहां पुलिस फोर्स भी है, सब कुछ है। द्वारका की सारी सोसाइटियों में बीजेपी के 4-4 रिक्शा खड़े हैं, गेरुआ पत्र कपड़ा बांधकर वो लोगों को फेरी करके ला रहे थे इलेक्शन में वोट डालने के लिए। मैंने वहां जब पुलिस वालों से पूछा, उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज करा दीजिए। मुझे कोई ऑब्जर्वर वहां नहीं मिला। आप यकीन कीजिए, जब दिल्ली जैसे शहर में, द्वारका जैसी सब सिटी में जहां पढ़े लिखे लोग बैठते हैं और सरेआम जहां सीसीटीवी लगे हैं, ये इस किस्म का काम कर सकते हैं, तो बिहार जैसी जगह में जहां कॉर्नर के अंदर एक छोटा सा पुलिस वाला भी पूरे गांव को धकेल देता है, कितनी बड़ी चीज होगी मैडम? कोई है देखने वाला? मैंने कंप्लेंट की है, ऑब्जर्वर के पास कोई कंप्लेंट सुनने वाला नहीं है। आप ये बताइए, उन्होंने बीजेपी वालों ने कहा सर हम बूढ़े लोगों को लाने के लिए रिक्शा दे रहे हैं। हमने कहा लिख के दे दो, आप बूढ़े लोगों के लिए, विकलांग लोगों के लिए रिक्शा दे रहे हैं, ये काम इलेक्शन ऑफिस का पार्टी का नहीं है। कहां के किस्से सुना रहे हैं? अब मैं मोनिका जी, मैं जो कहना चाहता था सुन लीजिए।
SIR पर जब बहस होगी, ये सारी बातें प्रोसेस की निकल कर आएंगी और ये 10,000 करोड़ जो आप दे ही नहीं सकते थे। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि अब तो बात होगी ना। अब ठीक है, कहां से किससे उठा के ला रहे हैं, बात इतनी लंबी घुमा रहे हैं, उसको सीधे मुद्दे पर आइए, टू द पॉइंट। 9 तारीख को चर्चा होगी, 10 घंटे चर्चा होगी। अब तो संतुष्ट हैं, अब तो शांत हैं, अब कल तो हल्ला नहीं होगा, कल सदन की कार्यवाही नॉर्मल चलेगी, 9 तारीख का इंतजार होगा। आप क्या समझते हैं विपक्ष पागल है? गले पे सेंध निकले हुए हैं। सर आप लोगों की आदत खुद के लिए बोलने की हो गई है, कोई कुछ नहीं कहता है, पता है? आप लोग खुद ही अपने आप के लिए बोलने बैठ जाते हैं। क्यों बोलेंगे? जब समय निश्चित हो गया तो क्यों विपक्ष बोलेगा? तो वही तो सवाल मैंने आपसे किया ना कि अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप उसका सीधे से जवाब दीजिए, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, खत्म बात। सर जीवन में ना थोड़ा सा मतलब थोड़ी ठंड रखिए, पंजाबियों में कहावत है, ठंड रखा करिए। अब टेंशन होगी मोदी जी को, जो नौटंकी को बाहर कर रहे थे, अब नौटंकी अंदर करके दिखाया जाए। मोदी जी को टेंशन होगी तो उनकी टेंशन रिलीज करेंगे उनके नेता कि वो किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से जवाब देते हैं, और उसका जवाब राघवेंद्र जी देंगे। लेकिन एक बार फिर से पंकज पांडे जी के पास में जाऊंगी। पंकज पांडे जी, अब सदन की कार्यवाही की उम्मीद है कि सही तरीके से चलेगी, लेकिन ये जिस तरीके से हंगामा होता है और समाधान की बात की जगह हर बार हम देखते हैं हंगामा होता है, इसका क्या असर लोकतंत्र पर पड़ता है? क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई भी इस तरीके से वेस्ट जाती है। निश्चित रूप से आपने प्रारंभ में इंगित ही किया कि पर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च आता है, और वो जो खर्च होता है वो आपकी हमारी सबकी जेब से जाता है, क्योंकि हम लोगों की जो लोग टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स पे करते हैं, उसी से सारी चीजें चलती हैं। तो निश्चित रूप से इस चीज का ध्यान विपक्ष को तो रखना ही चाहिए, इस चीज का ध्यान सरकार को भी रखना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को चलाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, इसमें विपक्ष भी बराबर का भागीदार होता है, और संसद जो होती है वो लोकतंत्र का मंदिर होता है। तो निश्चित रूप से उस मंदिर में 2 पक्ष होते हैं, दोनों लोगों को मिलजुल कर आपस में इस चीज को आगे बढ़ाइए। अब जहां तक हंगामा करने वाली बात, अभी मोहिंद्र प्रकाश जी ने कहा कि वो प्रेरित हुए कुछ नेताओं की बातों से कि हंगामा करना भी लोकतंत्र को मजबूत, हंगामा करके कार्रवाई को रोकना भी लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूं कि इस चीज को का अनुसरण ये और इनकी पार्टी कर रही है, लेकिन जनता देख रही। जिस तरह से इन्होंने बिहार में हंगामा किया, एटम बम फोड़ा और उसके बाद हाइड्रोजन बम फोड़ा, तो उसके परिणाम तो बहुत सुखद नहीं रहे। लेकिन उस हाइड्रोजन बम के परिणाम नहीं आए, और वो हाइड्रोजन बम अब संसद के भीतर भी फोड़ा जा रहा है। वोट चोर, गद्दी छोड़, ये नारेबाजी की जा रही है, और इसका लोकतंत्र पर असर अच्छा नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास, मोहिंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लौटूंगी मैं। जी मैं आऊंगी आपके पास दोबारा से, और मोहिंद्र जी आपको भी बात रखने का पूरा मौका दूंगी। सो सॉरी, प्लीज मैं मौका दूंगी। पहले हम चलते हैं अशोक तिवारी जी के पास। अब अशोक तिवारी जी, 9 तारीख को चर्चा होगी, 10 घंटे चर्चा होगी। मुझे उम्मीद है कि इंतजार होगा इस बात का और किसी भी तरह का अब विरोध नहीं होगा। क्या आप पूरी तरीके से अब संतुष्ट हैं? ये चर्चा हम चाहते ही यही हैं। हम तो समाजवादी पार्टी हमेशा सकारात्मक सोच रखती है जी, हमेशा चाहती है कि स्वस्थ चर्चा हो, जनता का की समस्याओं का निराकरण हो, हम जो मुद्दे उठाएं उसको सुना जाए, गंभीरता सुना जाए। आज महंगाई है, बेरोजगारी, सारे मुद्दे उठेंगे। आज किस तरह से आरक्षण का हक मार रही है जो है ये सरकार, सारे मुद्दे, किसानों के मुद्दे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उठेंगे सदन में और उस पर चर्चा होगी। लेकिन जो SIR पे चर्चा की बात है वो हो रही है, अच्छी बात है, ये तो मानना ही पड़ेगा। सरकार कैसे नहीं मानते क्या है इसके पीछे अब कारण कि सरकार पहले से करना चाहती थी, चर्चा मंशा में था, लेकिन समय नहीं दे रही थी कि कब चर्चा होगी, ये क्लियर होकर नहीं आ रहा था, या फिर ये विपक्ष का ही दबाव था जो कि काम आया और अब सरकार ये कह रही है, डेट दे दी गई है कि 9 तारीख को चर्चा होगी। भाई जब ओम बिरला मीटिंग करते हैं उसके बाद ये फैसला निकलकर सामने आता है। देखिए विपक्ष इस समय, मैंने पहले भी कहा है, सरकार को माननी ही, सरकार को सदन चलाना है, अगर जनता में अपना मुंह दिखाना है सरकार को अगर, तो उसको मानना ही पड़ेगा जी। आज उत्तर प्रदेश में कितना मजबूत विपक्ष है, आज पश्चिम बंगाल में कितना मजबूत विपक्ष है, ममता जी कितनी मजबूत तरीके से हैं, अखिलेश जी कितने मजबूत तरीके से हैं, तो सब मिला करके, कांग्रेस मिला करके एक मजबूत विपक्ष बन जाता है।
एक मजबूत विपक्ष बन जाता है, जो कि मोदी जी को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं इस समय। मोदी जी हल्के में नहीं पा सकते हैं, चर्चा करानी ही पड़ेगी। चर्चा करा रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ। चर्चा में सारी बातें दूध का दूध पानी का पानी होकर के आएगा, सारी बातें आएंगी। हम जन सरोकार के मुद्दे भी उठाएंगे और हमको मुद्दे उठाने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ। अपनी हेकड़ी नहीं चला सकता है। अब वो समय गया हाथ से मोदी जी के कि वो जो है एक तरफा काम करते थे, तमाम सांसदों को निलंबित कर देते थे, पूरा अपनी हेकड़ी चलाते थे। वो समय अब बीत गया। अब समय है, समय को फेस करें मोदी जी को फेस करना पड़ेगा। विपक्ष भी मजबूती से अपनी बात रख रहा है, भी रखता रहेगा। जी, तो चलिए, आपका कहना है कि जो विपक्ष अपनी बात कर रहा था, कह रहा था, वो आखिरकार माननी ही पड़ी और अब 9 तारीख को चर्चा होगी, 10 घंटे चर्चा होगी SIR के मुद्दे पर। राघवेंद्र जी, इसे लोकतंत्र की जीत कहेंगे या राजनीति कहेंगे कि अब ये क्लियर हो चुका है कि 9 दिसंबर 10 घंटे SIR के मुद्दे पर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर चर्चा होगी पक्ष विपक्ष के बीच? जी मोनिका बहन, चर्चा भी होगी, नतीजा भी इनके हाथ से जो सत्ता जा रही है। हाँ। ये लोग सत्ता से पदच्युत हो रहे हैं। इनकी अभी हमारे तिवारी जी कह रहे थे सशक्त विपक्ष है, यहाँ पर भी है, वहां पर भी है। अरे भाई, आप पीडीए की बात करते हैं, आपके 5 सांसद यादव बिरादरी से हैं। वो कौन? यादव बिरादरी में कोई पीडीए के पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस के अलावा नहीं था। वो 5 सांसद आपके परिवार के हैं। परिवारवादी इनके पास कोई मुद्दा क्या नहीं बात करें? मुद्दा भी ही नहीं, ये परिवारवाद में कोई मुद्दा ही नहीं है भाजपा के पास। ये आलतू फालतू बातें कर रहे हैं। काम की बात करो भाई। जो सवाल किया गया है जवाब दो उस पर, और जो सवाल किया गया है आपसे वो जवाब दीजिए। आप दबाव में आए हैं, जब विपक्ष का भारी दबाव बना है तब माना है आपने। अभी तक आप कह रहे थे कि नाटक कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे नाटक कर रहे हैं। नेता ने ही कहा था कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है। आपके ही नेता ने कहा था, आप कैसे से ऐलान करते हो कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, कांग्रेस से कांग्रेस की बात कभी मत मानिए। और उसी कांग्रेस को आप आगे लेकर चलते हैं। जैसे आप कहते हैं बिहार में सर, यही सदन के भीतर हो रहा है, ये यहाँ पे भी यही होता है। इतनी हिम्मत, इतनी कैपेसिटी कहाँ से लाते हैं आप लोग इतनी लड़ने की? भाई, चर्चा करानी ही पड़ेगी। चर्चा कराने के लिए मजबूर हैं आप, मजबूर और चर्चा अब हो भी रही है अशोक जी, चर्चा अब हो भी रही है और उसी पर बात हो रही है कि चर्चा हो भी रही है। लेकिन राघवेंद्र जी, सीधा जवाब, राघवेंद्र जी, ठीक है, राघवेंद्र जी, आपको भी सीधा जवाब देना होगा। ये राजनीतिक मजबूरी या लोकतंत्र की जीत? कितने ये मजबूत है और कितने ये मजबूर है, ये इनको मालूम है। और ये किसकी मजबूरी में जवाब नहीं देंगे, कहाँ पर मजबूर है, जवाब नहीं देंगे। इनको सारा कुछ मालूम है। इनके शक्ति नजर आ रही है। ये जबरदस्ती का ढोंग बनाते हैं, जबरदस्ती की बात करते हैं, SIR से डरते हैं और SIR से डर का ही नतीजा है। SIR का विरोध तो राघवेंद्र जी कर ही नहीं रही ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस, ना TMC। विपक्षी पार्टियां टाइमलाइन की क्लियर बात कर रही हैं। रोज हम कार्यक्रम में भी करते हैं, हम रोज टीवी पर बैठ के भी आए दिन SIR पर चर्चा कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियां यही कह रही हैं कि हमें SIR से दिक्कत नहीं है, हमें टाइमलाइन से दिक्कत है, हमें SIR से कोई परेशानी नहीं है, हमें वर्कलोड से दिक्कत है। तो जब विपक्षी पार्टियां अपना मुद्दा क्लियर बता रही हैं तो उस मुद्दे पर रहिए ना। SIR से कहां डरे? वो मना तो कर ही नहीं रहे, वो कह रहे कि पहले भी हुआ है भाई, अब भी कर रहे हैं, हमें दिक्कत नहीं है। टाइमलाइन का ख्याल रखिए, तो टाइमलाइन पर आइए ना आप भी। टाइमलाइन तय की गई, टाइमलाइन बढ़ाई भी और टाइमलाइन आगे भी बढ़ाई जाएगी। मौका दिया जा रहा है। अब आप उस पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। अभी आपने ही कहा कि 9 तारीख को 10 घंटे की बहस के लिए नियत किया गया है समय, और ये पहले से ही नियत किया जा चुका था। हाँ। इसके बाद आप हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हैं? नहीं साहब, अभी कराइए, अभी कराइए तो देश में। फॉर इंफॉर्मेशन सदन की कार्यवाही शुरू पहले दिन से पहले क्लियर था कि 9 तारीख को चर्चा होगी। फॉर इंफॉर्मेशन आप बताइए, क्या पहले दिन से क्लियर था कि 9 तारीख को चर्चा होगी? क्या ये नहीं चाहते हैं कि
खाली इसी पर ही चर्चा हो या अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो? अरे सारे मुद्दे हैं, सब मुद्दों पर चर्चा होगी। ये तो सदन शुरू होने से पहले सरकार को भी तो पता होता है ना राघवेंद्र जी, सदन शुरू होने से पहले सरकार को भी पता है विपक्ष क्या मुद्दे उठाएगा, कौन से मुद्दे हैं, ये तो सबको पता है। ये तो हमें भी पता होता है, अच्छा इस मुद्दे पर इस बार संसद के सत्र में हंगामा होगा, पक्का होगा। ये तो एनालिसिस हर कोई कर लेता है भाई। तो पहले से आपने सोचा था क्या, पहले से कोई चीज तय थी क्या? मोहिंद्र जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ मोनिका जी, मैं जो बात को कहना चाहता हूँ बार बार, वो पंकज जी भी शायद उसको समझ नहीं पा रहे। पंकज जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, राजनीति एक विशेषज्ञ है आप। बिहार का इलेक्शन का एग्जाम्पल मत दीजिए। 40 सीटें ऐसी हैं, आपका नेता नहीं 40 सीटों पर 100 वोट से कम में फैसला हुआ है सर। और आप यकीन जानिए रिश्वत दी गई है 10,000 रुपए करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है राघवेंद्र जी, जरा थोड़ा चुप हो जाओ यार, तुम्हें बोलने नहीं दूंगा फिर मैं। तो मेरे से ज्यादा जवान तो हो नहीं, समझ गए? तुम चिल्लाने आते हो तो बीजेपी ऐसी भेज देती है। बात करो जहाँ रिस्पेक्ट करनी है आगे बढ़ जाते हो यार तुम। मोहिंद्र जी आप तो उम्र को बीच में ले आ रहे हैं। थोड़ी देर मोहिंद्र जी उम्र को बीच में ले आ रहे हैं। आ गया ना हिंदू मुसलमान पे, आ गया ना, असली मुस्लिम तुम हो। अरे कहाँ ये मुसलमान, अरे कहाँ आप चर्चा को ले जा रहे हैं दोनों? अरे ये मुस्लिम है राघवेंद्र सिंह चौहान। अरे 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 क्या क्या बातें हो रही है यहाँ पर? ये पूरा मुसलमान प्लीज है। ये सब मेरी डिबेट में तो प्लीज आप ऐसे ये धर्मों को बीच में मत लेकर आइए। नहीं, मेरे कार्यक्रम में मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी मोहिंद्र जी, मेरे कार्यक्रम में मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। बात जनता की हो रही है, यहाँ पर हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, आप धर्मों को बीच में ले आते हैं, गलत बात है। राघवेंद्र जी आप भी थोड़ा सा कंट्रोल रखिए अपने ऊपर। राघवेंद्र जी क्यों बोलते हो बीच में यार? आप अपनी बात कहते हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। राघवेंद्र जी आपने जवाब दीजिए, दिया आप उनको दीजिए, देने दीजिए। हाँ बोलिए। मैडम ऐसा है, ये पंकज जी पार्लियामेंट में जब बहस होगी, बिहार का इलेक्शन जिस तरह जीता गया है उसकी परतें खुलेंगी, परतें। आपने इलेक्शन ऑफिस को कानून बनाकर पूरी प्रोटेक्शन दे दी है कि इनको आप कुछ नहीं कह सकते, ना आज ना आगे। क्यों देना पड़ा भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 3 मेंबर्स में से हटा के आपने कैबिनेट मिनिस्टर को बना दिया। क्यों भाई? आप क्योंकि सत्ता पूरी चाहते थे। अच्छा एक बात का जवाब दीजिए पंकज जी, एक बात का जवाब अगर आप दे दें मैं आपके पांव छूंगा। क्या वाकई में राजनीतिक आदमी है आप, अनबायस्ड है? बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेक्शन ऑफिस से, सर से, सिर्फ बीजेपी को, और ये उसे डिफेंड कर रहे हैं। इलेक्शन ऑफिस डिफेंड नहीं कर रहा, उसे तो कोर्ट में भुगतना है, वो वहां कोई जवाब नहीं देता कोर्ट के अंदर। बीजेपी डिफेंड कर रही है और बीजेपी को सर से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फायदा हो रहा है। मोहिंद्र जी पंकज जी आंसर करेंगे। ओके, आपका सवाल समझ गए। पंकज जी ओवर टू यू नाउ। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे बीजेपी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, रुकिए, आप पंकज जी को जवाब देने दीजिए आपकी बात का। ओवर टू यू नाउ पंकज जी। जी देखिए, मोहन प्रकाश जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और मैं भी इनका करता हूँ। पहली चीज तो मैं स्पष्ट कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हूँ। अब मैं आ जाता हूँ मुद्दे पर। देखिए, जहाँ तक बिहार के SIR का बात है कि बात चल रही है और चली, तो सब पूरा विपक्ष, इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी, सारी बातें लेके सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी सारी बातें रखी। वहां पे एक पक्ष सरकार थी, एक पक्ष चुनाव आयोग था, और सुप्रीम कोर्ट से लताड़ खाने के बाद SIR की प्रक्रिया बिहार में पूरी हुई, और पूरी होने के बाद जो परिणाम आए वो आपके लिए सुखद नहीं रहे। समस्या यहाँ पर है। मैं जवाब दे दूं? आपसे सवाल पूछ रहा, बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए, जब इलेक्शन ऑफिस से ये कहा गया कि आप अपनी साइट पे डालिए, सारे नाम डालिए बिहार इलेक्शन से पहले, उन्होंने मना कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो 2 जेल में डल गए। अरे मैं इस टेलीविजन चैनल पर आधे घंटे में सारी बातें डिस्कस नहीं कर सकता। मैं पंकज जी आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सच्चाई बोलेंगे। सच्चाई ये है कि बीजेपी को इलेक्शन ऑफिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कह लेने दीजिए, आपकी सारी बातें हो गई, मुझे कह लेने दीजिए। ये सारे मुद्दे, सारे पॉइंट्स
लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक समय दिया कि एसआईआर के लिए एसआईआर की जो अंतिम तिथि थी उस दिन की डेट सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, इसलिए कि आगे की जो होगी उसका हम एक तरीके से हमारे मार्गदर्शन में चीजें होंगी, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। और वहां पर न केवल चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा बल्कि सरकार ने भी अपना पक्ष रखा कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कराया जाएगा इसका। क्योंकि चुनाव आयोग अगर कोई प्रक्रिया करता है तो एजेंसीज तो सरकार की ही होती हैं, उनको ही काम करना पड़ता है। तो एक प्रश्न निश्चित रूप से यह भी था कि ये काम किस प्रकार से हो पाएगा। तो सरकार ने अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशा निर्देश जारी किए और उसके बाद सफलतापूर्वक एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई। और विपक्ष के द्वारा जिस तरह के नैरेटिव चलाए गए बिहार चुनाव के संदर्भ में, यहाँ पर एक बात मैं और भी जोड़ना चाहता हूँ। अभी हमारे सम्मानित प्रवक्ता सपा के कह रहे थे, बार बार चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आप बहुत मजबूत विपक्ष हैं और बहुत अच्छी आपकी सीटें आई हैं, निश्चित रूप से आई हैं, फैक्चुअल बात है। लेकिन आप याद करिए कि 2014 के लोकसभा चुनाव के समय एक नैरेटिव चलाया गया उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में उसका असर हुआ। वो कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, संविधान बदलने जा रही है। और उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें इन तीनों राज्यों में कम हुई। निश्चित रूप से आपको उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें मिली हैं, आपको बधाई भी इसके लिए स्वीकार करनी चाहिए मेरी। अब इनका एक दूसरा नैरेटिव था, वो नैरेटिव था वोट चोरी का। वो चलाना तो कहाँ चलाना था, एसआईआर के कंधे पर बंदूक रख के चलाना था। लेकिन बिहार में आप तो पंकज पांडे जी का ये कहना है कि एक तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अशोक तिवारी जी बोले, क्या कहना चाह रहे हैं? पंकज पांडे जी कह रहे हैं नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आदरणीय भाई पंकज जी को बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं वो, हमने कोई नैरेटिव नहीं चलाया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह ने स्वयं कहा कि 400 पार कर लेंगे तो हम ऐसा संविधान चेंज कर देंगे, हम संविधान में परिवर्तन कर देंगे। उन्होंने स्वयं चलाया, उनकी पार्टी ने चलाया, 400 पार का नारा दिया। आज सवाल इस बात का है, आज भी संविधान की चीजें नहीं मानी जा रही हैं। वो धारा लागू है सर, जो 24 में धारा लगाई गई थी आज भी लागू है। तमाम सरकारी नौकरियां नहीं निकाली जा रही हैं, प्राइवेटाइज की कर दी गई हैं, आज आउटसोर्सिंग कराई जा रही है। हमारा दलित वर्ग जो है नौकरियों पर आधारित है, सरकारी नौकरियों पर। आरक्षण सरकारी नौकरियों में ही मिलता है सर, प्राइवेट में नहीं मिलता है। जब सरकारी नौकरियां निकाली नहीं जाएंगी, परीक्षाएं लीक करा दी जाएंगी तो उसका आरक्षण का हक उसे मार दिया जाएगा। आरक्षण का हक माना जा रहा है, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, पिछड़ों का हक माना गया। साफ उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है, धारणा चल रही है। सजातीय वर्ग जो कि एक किसी खास वर्ग का है, सजातीय वर्ग, उसको छोड़ करके बाकी अधिकारियों में देख लीजिए क्या हालत है, ब्राह्मणों में देख लीजिए क्या हालत है, कितना कुल मिलाकर बार बार ये जो जाति, ये जो धर्म, इन सब में लोगों को बांट दिया जाता है और इसी के इर्द गिर्द शायद पॉलिटिकल पार्टीज अब राजनीति करना जान रही है कि बस इसी के इर्द गिर्द करें। हालांकि ये चर्चा बहुत आगे, आप मुझे पता है आप सभी लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन समय सीमा यहाँ समाप्त हो रही है, मुझे कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना होगा। जी आप लोग कहना चाह रहे हैं, मुझे पता है कि आप लोग आगे इस चर्चा को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन समय सीमा समाप्त हो रही है और इस चर्चा को हमें यहाँ समाप्त करना होगा। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एसआईआर के मुद्दे पर संसद में 2 दिन से गतिरोध जारी था, लेकिन अब सवाल ये कि क्या ये गतिरोध टूटेगा और कल तीसरे दिन से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि जिस एसआईआर को लेकर संग्राम छिड़ा था उसके लिए अब 9 तारीख तय कर दी गई है और 10 घंटे का समय तय कर दिया गया है जिस पर पूरी चर्चा होनी है। तो देखना होगा कि कल का सूरज जब उगेगा तो संसद में किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा, कैसी तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।